तो सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। हमारे देश की मीडिया में एक बड़ी अजीब चीज़ मैंने देखी और उससे मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, मैं भी वही काम करता हूँ। लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि अगर एक केस निकल के सामने आता है तो फिर उसके जैसे केसों की बाढ़ आ जाती है। बीच में गैंगस्टर सीरीज चली थी तो उस टाइम बस गैंगस्टर वाली घटनाएं हो रही थी, कभी लॉरेंस बिश्नोई, कभी अतीक अहमद, कभी मुख्तार अंसारी, कभी अनुज प्रताप सिंह, कभी कोई और, कभी कोई और। इसके बाद फिर लिव इन रिलेशनशिप में कत्ल की कहानियाँ चली, उसमें श्रद्धा आफ्ताब, उसके बाद सरस्वती वैद्य, फिर कोई और, फिर कोई और। इसके बाद अभी सीरीज चल रही है पति पत्नी और वो की। अलग अलग कहानियाँ निकल के सामने आ रही। हर कहानी पिछले कहानी से ज़्यादा खतरनाक है, हर कहानी पिछले कहानी से ज़्यादा भयावह है और हर कहानी में कत्ल करने का, कत्ल से निपटने का, कत्ल को इन्वेस्टिगेट करने का जो तरीका है वो भी अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है। आज ऐसी ही कहानी निकल के सामने आ रही आगरा से। एक ऐसी कहानी जिसको आप पूरी तरीके से आप सुनेंगे तो सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे और पुलिस ने जिस हिसाब से जांच पड़ताल की उसके भी आप मुरीद हो जाएंगे। तो बिना देरी के बढ़ते कहानी की तरफ। कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा की है। दरअसल आगरा में एक जगह लगती है बुदला, और इसी बुदला में एक मस्जिद है, लाल मस्जिद एक जगह का नाम है, लैंडमार्क भी है लाल मस्जिद। इसी लाल मस्जिद के पास एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था जितेंद्र बघेल। जितेंद्र बघेल एक शादीशुदा आदमी, पत्नी का नाम नीतू, भरा पूरा परिवार, एक भाई था जिसका नाम था मनोज। पूरा परिवार ठीक ठाक तरीके से रहा करता था। जितेंद्र बेसिकली बांस और बल्ली का काम करता था, यानी आमतौर पे घरों में जो शटरिंग होती है, घर बनने से पहले जो एक बेस बनाया जाता है जिस पे छत लगता है, उसमें बांस और बल्ली पहुंचाने का काम जितेंद्र का ही था। लिहाजा अक्सर ऐसा होता है छत बनने में और लगने में कि सुबह शुरू हुआ तो रात हो जाती है, जैसे जिसका मामला हो। तो जितेंद्र कभी शाम, कभी रात, कभी अगले दिन, जैसे माहौल बने, जैसा काम हो, जैसे पैसे मिले उसी हिसाब से काम करता था। तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी, शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, ना किसी से कोई लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया। लेकिन इसी दौरान 11 तारीख को जितेंद्र की दुनिया में एक अजीब चीज़ होती है। दरअसल रोज की तरह 11 मार्च साल 2025 यानी चंद दिन पहले जितेंद्र बघेल अपने घर से पहले दुकान जाता है। सुबह पूरा दिन आराम से दुकान पे रहता है। रहने के बाद शाम को वापस घर आता है। आने के बाद अपनी पत्नी से पानी मांगता है, उसके बाद पानी पीता है। पत्नी चाय लाती है, चाय पीता है। इसी दौरान फिर कुछ सामान पूछता है कि घर पे ये चीज़ें हैं या नहीं। पत्नी से पूछता है, पत्नी मना कर देती, कहती है कि नहीं है। उसके बाद जितेंद्र बघेल निकलता है, कहता है कि रुको लेके आता हूँ। इसी दौरान किसी का फ़ोन आ जाता है, बातचीत करते हुए वो जाता है। जाने के बाद घर परिवार वाले अपने अपने काम में बिजी हो गए। देखते देखते 2 घंटे गुजर गए और अभी तक जितेंद्र बघेल लौट के आया नहीं। अब लौट के आया नहीं, परिवार वाले थोड़ा सा परेशान हुए। उन्होंने कहा भाई फ़ोन करके देखो पत्नी से। नीतू ने फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं, और परेशान। इसके बाद फिर कोशिश की कि फ़ोन करो, फिर फ़ोन नहीं लगा, फिर और परेशान। इसी दौरान व्हाट्सएप पे मैसेज किया गया, वो भी डबल टिक नहीं हुआ। देखते देखते रात के 10 बज गए और जब रात के 10 बज गए तो फिर परिवार वाले एकदम परेशान हो गए कि भाई कहाँ गया, फ़ोन नहीं लग रहा और किसका फ़ोन आया था। इसके बाद फिर परिवार वालों की जब चिंता बढ़ी तो उन्होंने खोजना शुरू किया। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछा, जितेंद्र की जो दुकान थी वहाँ पे काम करने वाले मजदूरों से पूछा, जहाँ कोई ठेका पट्टा मिला था वहाँ जाके पता किया। लेकिन ना ही जितेंद्र की कहीं कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं कुछ अता पता चला। रात के 12 बजे तक पूरे इलाके में हड़कंप मच गया कि जितेंद्र बघेल घर से निकलता है, बातचीत करते, उसके बाद गायब हो जाता है। बात धीरे धीरे पूरे इलाके में फैली। तमाम लोगों ने भी फ़ोन किया, पता किया कि भाई शाम को तो मुझसे यहाँ मिला था, दोपहर को मैंने यहाँ देखा था। पूरा परिवार बदहवास जितेंद्र को खोज रहा। भाई मनोज अलग परेशान, पत्नी नीतू अलग परेशान। तमाम लोग खोज रहे हैं, अपने तरीके से पता कर रहे हैं, कहीं कोई जानकारी नहीं। रिश्ते नातों में पता कर लिया, दोस्तों यारों से पूछ लिया। अगले दिन सुबह हो गई और उसी बीच किसी ने कहा कि देखो
हम लोग जितना खोज सकते थे हमने खोज लिया। अब तरीका यही है कि जाए और पुलिस में FIR दर्ज करवाएं। इसके बाद पत्नी नीतू, भाई मनोज और तमाम हित मित्र पहुंच जाते पुलिस स्टेशन और वहाँ पे तहरीर देते हैं कि साहब मेरा जो भाई, मेरा जो पति जितेंद्र है, अच्छा भला घर से निकला और निकलने के बाद गायब हो गया। पुलिस वालों ने पूरी जानकारी ली कि भाई कैसा दिखता था, क्या तस्वीरें हैं और कब गया, कैसे गया, क्या पत्नी से कुछ कहा सुनी हो गई थी, भाई से कुछ कहा सुनी हो गई थी। आमतौर पे अक्सर आदमी नाराज होकर निकलता है तो कहीं छिप जाता है या फिर कहीं चला जाता है। तो ये तमाम जानकारियां पुलिस वालों ने ली, कहीं से कुछ पता चला नहीं। उन्होंने तस्वीर वगैरह ली, उसके बाद कहा कि जाओ हम खोज देंगे। उसके बाद पुलिस वाले खोजना शुरू करते हैं। जो काम परिवार वालों ने किया वही काम पुलिस वाले करते हैं। सगे संबंधियों से, घर वालों से, आसपास के लोगों से पूछताछ। अब चूंकि एक 30-35 साल का आदमी अपने घर से यूं ही निकला था, फिर गायब हो गया और कहीं कोई लाश वगैरह तो मिली नहीं थी, किसी दुर्घटना की कोई सूचना नहीं थी। फिर पुलिस वालों को लगा कि यार क्यों परेशान होना, कहीं गया होगा, आ जाएगा, पति पत्नी का मामला कुछ होगा। हर बात पत्नी खुल के नहीं बताती। कई बार ऐसा होता कि घरेलू विवाद को परिवार वाले भी कवर कर लेते कि आज समाज में बड़ी बदनामी होगी। तो चीज़ों को इग्नोर करके पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत खोजते हैं। फिर जब कहीं से कोई अनहोनी की सूचना नहीं मिलती तो वो भी अलग कामों में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन इधर पूरा परिवार तो परेशान था। परिवार वाले अपने तरीके से खोज रहे हैं, जहाँ जहाँ जो जो बन पड़ता था वो कर रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहे हैं, फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, तमाम इश्तिहार लगवा रहे हैं। कहीं कोई खास जानकारी मिली नहीं। देखते देखते 5 दिन गुजर गए। 11 तारीख को ये आदमी गायब हुआ था। 16 तारीख आ गई। 16 तारीख को आगरा के बोदला से लगभग 65 किलोमीटर दूर मथुरा में एक जगह लगती है फराह, और इसी फराह में एक भीमनगर गांव है। इसी भीमनगर गांव में एक डेड बॉडी मिलती है। बॉडी लगभग डिकम्पोज हो चुकी थी। शायद किसी राहगीर ने बदबू से उस तरफ देखा तो उसको पता चला कि कुछ संदिग्ध है। आसपास के लोगों को उसने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद जब लोग जाके देखते हैं, पड़ताल करते हैं, तो एक सड़ी गली लाश। फौरन फराह पुलिस को फ़ोन जाता है। फराह पुलिस आती है, उसके बाद बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। बॉडी बुरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी। इस वजह से पुलिस वाले उसका तस्वीर खींचते हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और तस्वीर को आसपास के इलाकों में शेयर कर देते हैं कि अगर किसी के घर का कोई गायब हो तो आए और शिनाख्त कर ले। तस्वीर एक व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ी, उसके बाद दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर लोगों ने उसको फॉरवर्ड करना शुरू किया। गांव में ज़्यादातर लोग सेंसिटिव भी होते इन कामों में। तस्वीर वायरल होते होते एक महिला तक गई। महिला उस तस्वीर को देखती है। देखने के बाद उसको कुछ याद आता है। जब याद आता है तो थोड़ा सा और मैच करवाती है। उसके बाद जितेंद्र बघेल के भाई मनोज को फ़ोन करती है। फ़ोन करके बताती है कि जीजा, ये जो जितेंद्र भैया गायब हुए हैं, उन्होंने जो शर्ट और पैंट डाल रखी थी अपने जिस्म पे, सेम चीज़ों में या फिर सेम कपड़ों में एक लाश मिली है। और भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन मन में एक डाउट है तो आप जाएं और जाके देख लें। अब ये बात जब जितेंद्र बघेल के भाई मनोज की साली यानी साले की पत्नी बोलती है, उसके बाद ये तस्वीर मंगाती, ये भी देखते हैं, इनके भी मन में डाउट होता है। उसके बाद इनका पूरा परिवार पहुंच जाता है मथुरा। वहाँ पे जो मोर्चरी है वहाँ पे लाश रखी थी, उसको निकाला। निकालने के बाद देखा बॉडी तो डिकम्पोज हो गई थी, लेकिन कपड़ों से और बाकी चीज़ों से और हाथ पाँव में जो कुछ चीज़ें पहनी थी उनसे शिनाख्त कर ली और कहा कि ये मेरा भाई जितेंद्र है। अब पोस्टमार्टम हो चुका था और पोस्टमार्टम में पता चला कि जितेंद्र बघेल की गला घोंट के हत्या की गई है। अब एक आदमी अपने घर से अच्छा भला निकला, निकलने के बाद गायब हुआ। 65 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली। पता चला कि गला घोंट के हत्या की गई है। अब ये तमाम चीज़ चाहे पुलिस हो, चाहे आसपास के लोग हो, चाहे परिवार के लोग हों, सबके लिए हैरान करने वाली थी कि भाई एक आदमी अपने घर से आराम से निकला, 65 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया। अच्छा, गया तो किस चीज़ से गया? चूँकि घर से तो ये पैदल ही निकला था। क्या ये कोई बस स्टैंड पे गया, रेलवे स्टेशन पे गया, कहाँ गया? अब यही वो सवाल था जिसके जरिए पुलिस वाले कातिल तक पहुंच सकते थे। लिहाजा इन्होंने सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन पता करना शुरू किया कि भाई ये व्यक्ति गया कैसे।
तमाम बस स्टैंड पे, तमाम रेलवे स्टेशन पे पता किया, 11 तारीख की तस्वीरें खंगाली। हैरान करने वाली बात है कि किसी भी तस्वीर में ना ही जो जितेंद्र बघेल है वो कैद हुआ, ना ही उससे मिलता जुलता कुछ मिला, ना ही किसी ऑटो वाले ने कुछ देखा, ना ही किसी रिक्शा वाले ने कुछ देखा। अब पुलिस वाले बड़े परेशान कि भाई अपनी गाड़ी से ये गया नहीं, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे ये गया नहीं, तो ये पहुंचा कैसे? और सबसे बड़ी बात कि 65 किलोमीटर दूर इसकी दुश्मनी किससे थी। लिहाजा पुलिस वालों ने यह पता करना शुरू किया कि क्या मथुरा में ये किसी को जानता है। भाई से पूछा, पत्नी से पूछा, सगे संबंधियों से पूछा, कहीं कोई जवाब नहीं। सबने कहा कि मथुरा में हमारा कुछ नहीं है। हो सकता है जितेंद्र का कोई दोस्त हो, लेकिन ऐसा कोई क्लोज नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल यह था कि जितेंद्र अपने घर से बिना बताए क्यों निकलेगा? भाई कुछ खास होता, कोई दोस्त होता, कोई रिश्तेदार होता तो बता के जाता कि वहां जाना है। इसने तो कुछ बताया ही नहीं। पुलिस वाले परेशान, जांच कैसे करें? न कोई सबूत, न कोई सुराग। इधर और चीजें पता की कि किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, पता चला वो भी नहीं है। अब परिवार वाले और पुलिस वाले और परेशान। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल करते रहे, तफ्तीश करते रहे, तमाम घोड़े खोल दिए, लेकिन वक्त रेत की तरह निकलता रहा। ना ही कहीं कोई सबूत मिला, ना कोई सुराग मिला, ना किसी से कोई दुश्मनी, न कभी कोई धमकी, न कोई रंजिश, न बहस, न जिरा, कुछ नहीं। एक आदमी मारा गया, उसका कत्ल हुआ, 65 किलोमीटर दूर उसकी लाश मिली, लेकिन कुछ भी मोटिव नहीं। जांच पड़ताल चलती रही, तफ्तीश चलती रही। इसी दौरान पुलिस वालों ने कहा कि चलो परिवार वालों को भी थोड़ा सा टटोल लें। भाई कई बार ऐसा होता है कि बाहर जब जानकारी ना मिले तो अंदर भी मिल जाती है। अब एक एक करके पुलिस वालों ने परिवार वालों को भी तोड़ा। पत्नी से पूछा कि क्या तुमको अपने भाई पे डाउट है? क्या जमीन जायदाद पैसे के लिए कुछ कर सकता है? पत्नी ने कहा नहीं, मनोज भैया ऐसा नहीं कर सकते। इधर फिर मनोज से पूछताछ हुई कि क्या पत्नी ने कुछ किया है, क्या ऐसे काम वो कर सकती है? ये तमाम सवाल पुलिस वाले पूछते रहे। परिवार के अलग अलग सदस्यों से, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, और इसी दौरान एक जानकारी हाथ लगी। दरअसल किसी ने बताया कि जो जितेंद्र की पत्नी नीतू है, वो किसी से बात भी करती थी, और इसको लेकर जितेंद्र और नीतू के बीच कभी बहस भी हुई है, और काफी बार हुई है। पुलिस वालों को अब एक क्लू मिला। उन्होंने कहा चलो अब इस पे काम करते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने नीतू की कुंडली खंगाली, और कुंडली खंगालने के बाद जब कुछ चीज़ें पता चली, तब पुलिस वालों ने नीतू को उठा लिया। उठाने के बाद पूछताछ की। शुरुआत में नीतू इधर उधर की कहानियां बताती रही, लेकिन अंत में जब नीतू से शक्ति से पूछताछ हुई, नीतू टूटती है। टूटने के बाद नीतू ने अपना मुंह खोला। सबसे पहले नीतू ने कहा कि मैं नहीं मारा है। पुलिस वालों ने कहा क्यों? तब नीतू ने कहा कि जो मेरा पति है यानी जितेंद्र बघेल आए दिन मुझे मारता था, आए दिन मुझे पीटता था, टॉर्चर करता था। इसी वजह से मैंने उसको मारा, और मारने के बाद उसकी लाश मैं लेके गई और मथुरा के भीमनगर में फेंक आई। अब नीतू ने अपना एक बाले जुर्म भी कर लिया, सारी वजह भी बता दी कि मुझे मारता था, पीटता था। लेकिन फिर भी पुलिस वालों को लगा कि यार कुछ तो छूट रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह था कि एक आम आदमी, एक मर्द जो घर में आराम से रहता हो, बाहर निकला हो, नशे की हालत में ना हो, आमतौर पे एक नॉर्मल वाइफ के लिए, एक पत्नी के लिए, एक महिला के लिए उसको कंट्रोल करना, उसका कत्ल करना लगभग नामुमकिन है। शारीरिक ताकत पुरुष में ज़्यादा होती है महिला से। ये बात पुलिस वालों को हजम नहीं, उसने फिर टटोलना और शुरू किया, बातें थोड़ा सा इधर उधर तोड़ी मरोड़ी। तब नीतू ने असली कहानी बताई, और यहीं से कहानी पहुंच गई 1 साल पहले। दरअसल नीतू के मोहल्ले में एक एम्बुलेंस चलाने वाला आता था। एम्बुलेंस चलाने के दौरान अक्सर नीतू के घर के सामने रुका करता था। आए दिन नीतू उसे देखती थी, नीतू को वो देखता था। देखते देखते दोनों ने स्माइल पास की, उसके बाद फिर इशारे से एक दूसरे को नंबर दे दिया। फिर बातचीत शुरू हो गई। फिर उस एम्बुलेंस वाले ने मिलने बुलाया। नीतू मौका देख के घर से बाहर निकलती, उसके बाद जाती है, मिलती है। 1 बार मिला, 2 बार मिला, फिर लगातार ये सिलसिला बदस्तूर जारी हो गया कि जब भी मौका मिले तब जाए और उस एम्बुलेंस वाले से मिलने लगे। अब कहते हैं कि इसको या मुझको छुपाने से छुपता नहीं है।
कहीं ना कहीं से फिर जितेंद्र बघेल को भनक लगे, जो कि उसका भी पटरी बल्ली का काम था, आसपास के लोग उसको जानते थे दूर दूर तक। जब जितेंद्र बघेल को इस बारे में भनक लगी तो जितेंद्र बघेल अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी नाराज होता है, उसको डांटता है, फटकारता है और उसका फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि तुमको आज के बाद किसी से बातचीत नहीं करनी है। अब जैसे ही फ़ोन छीन लिया गया, नीतू गुस्से में लाल हो गई। उसने कहा कि ये तो मेरी आज़ादी है और ये मेरे और मेरे प्यार के बीच आ रहा और मुझे मिलने नहीं देगा। इसने इस बारे में अपने बॉयफ्रेंड यानी उस एम्बुलेंस ड्राइवर को बताया। जैसे उसको बताया वो लाल हो गया गुस्से से। उसने कहा कुछ परमानेंट इलाज तो करना पड़ेगा। फिर नीतू ने कहा कि एक काम करो, उसको मार दो। उसने कहा कैसे? तब इसने कहा वो मैं नहीं जानती। अब दिमाग में ख्याल आ गया था कि कत्ल करना है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है, ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं थी। लिहाजा नीतू और जितेंद्र की एक तरह से दुश्मन कहें चाहे जो कहे, एम्बुलेंस ड्राइवर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और एक तीसरे आदमी को शामिल करते हैं। पूरी बात सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद 11 तारीख को एम्बुलेंस ड्राइवर एक कार लेके अपने दोस्त के साथ आता है। जितेंद्र को उस कार में बैठाता है, उसके बाद थोड़ी दूर ले जाता है, उसका गमछे से उसका गला घोट के उसका कत्ल करता है। लाश को कच्चे गलियारे रास्तों से, ताकि टोल नाका और तमाम जगहों पे कैद ना हो, लेके पहुंच जाता है मथुरा और मथुरा के फरा के भीमनगर गांव में उस बॉडी को एक तालाब के पास फेंक देता है और वहां से वापस आ जाता है। दिमाग में यही प्लान था कि उतनी दूर डेड बॉडी फेंकी, कहाँ पुलिस वाले जांच पड़ताल करेंगे, कहाँ शिनाख्त होगी, कहाँ मैं पकड़ा जाऊंगा। लेकिन इधर इन्होंने कत्ल किया, पत्नी ने FIR करवाई, भाई को भी थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि रवैया लगभग नॉर्मल था। और इधर वहाँ पे लाश मिली, लाश की तस्वीर वायरल हुई। उसके बाद साली तक फ़ोटो गई, साली ने अपने जीजा को फ़ोन किया जिसके भाई का कत्ल हुआ था और तमाम ये कहानी निकल के सामने आई। तो आप सोच के देखिए कि हमारे देश में आज पत्नियों द्वारा पतियों को मारे जाने की कहानियों की बाढ़ आ गई है। जब पहले ऐसी कहानियाँ सुनाता था तो लोग कहते थे कि भाई ऐसी कहानियाँ मत सुनाओ, और भी कहानियाँ, लेकिन हर दूसरे घर की ये कहानी हो गई। हर 10 महिला में से एक महिला और हर 10 पुरुष में से एक पुरुष ऐसे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहे हैं। एक महिला ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि भाई अगर एक महिला शादीशुदा है उसके बाद भी उसका संबंध है, यहाँ गलती पुरुष की भी है जिससे उसका संबंध है। वो भी चाहे तो पीछे हट जाए कि नहीं आपकी शादी हुई, हम आपसे बात नहीं करेंगे। बात उसकी बिल्कुल जेन्युइन है। और यही चीज़ें हैं कि हमारे देश, हमारे समाज का इतना गहरा पतन हो गया कि अगर क्राइम कैपिटल की बात करें उसमें भी हमारा देश बहुत आगे। हम बड़े धार्मिक बनते हैं, हम बड़े आचरणीय बनते हैं, हम बहुत आध्यात्मिक बात करते हैं, लेकिन क्राइम और तमाम चीज़ें हमारा देश सबसे आगे है। पोर्नोग्राफी में हमारा देश सबसे आगे है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, फॉरेनर के लिए भी हमारा देश अब सुरक्षित नहीं है। इजराइल की एक लड़की आई थी, उसके साथ भी गलत काम हुआ। बेईमान है हम लोग, सुनने में बहुत बुरा लगे, लेकिन कोई विदेशी आ जाता हम सोचते हैं कि उसको कितना लूट लें। 10 रुपये का ऑटो का किराया 500 बता देते हैं कि यार कितना मिल जाए। उसके बाद भी बात हमारी सबसे बड़ी। खैर, तो फिलहाल ये बड़ी अजीबोगरीब कहानी थी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी ही क्राइम की कहानी आप सुनने के शौकीन, और हाँ, मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू की है इसी चैनल पे, जवाब कौन देगा। यहाँ पे हम शासन, प्रशासन, पुलिस की गलतियों को पकड़ते हैं, आपके सामने लाते हैं। ऐसे केसेस जो कोई नहीं उठाता, जिसमें नेता नहीं शामिल होते, जिसमें धरना नहीं होता, जो मामला दबा दिया जाता, उसके केसों को हम उठाते हैं। तो ज़रूर आप उस प्लेलिस्ट को जाके देखिए। आज एक प्रतापगढ़ की दलित लड़की कहानी मैंने सुनाई और इंसाफ की गुहार भी है। बाकी जैसा आप लोग का रिस्पॉन्स रहा उसका हमको किया जाएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसी कहानी अगर आप सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।